चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर की। ये हमारा अगला टॉपिक है कि नर्व फाइबर्स के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है नर्व फाइबर के पास वो है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल क्या होता है, और वोल्टेज क्लैंपिंग का क्या मतलब है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है कंडक्टिविटी। सेकंड टॉपिक कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यानी किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करेगा। और दूसरा है कंडक्शन थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन, यानी माइलिनेटेड नर्व फाइबर से किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट होकर ट्रेवल करेगी और नॉर्मल वाले से कैसे ट्रेवल करेगी। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड की। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, और लास्ट में कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जैसे समेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, इनफैटिजिबिलिटी क्या है, और ऑल और नल लॉ क्या होता है। क्लियर? तो ये सारी बातें हमें देखनी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्साइटेबिलिटी का कंसेप्ट। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है? एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि क्या कोई नर्व एक्साइट हो सकता है, यानी रिस्पॉन्स करेगा किसी स्टिमुलस से या नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीके की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है। तो एक्साइटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द फिजियोकेमिकल चेंजेस दैट अकर्स इन अ टिश्यू व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड। अब ये टिश्यू वर्ड यहाँ लिखा गया, इसका मतलब नर्वस टिश्यू भी हो सकता है और मसल टिश्यू भी हो सकता है, क्योंकि नर्व एक्स दोनों के पास ही एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन एक्साइटेशन होगा क्यों? एक्साइटेशन होगा स्टिमुलस की वजह से। तो स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस एनी एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूस एक्साइटेबिलिटी इन द टिश्यू इज कॉल्ड स्टिमुलस। इसके अलावा एक और वर्ड है क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी क्या है? क्रोनेक्सी एक पैरामीटर है ये जानने का टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ नर्व फाइबर। ये एक तरीके का क्लिनिकल पैरामीटर है, क्योंकि क्लिनिकली हमें ये चेक करना होता है कि अगर किसी नर्व फाइबर में डैमेज हुआ है तो कितना हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये हम क्रोनेक्सीमीटर से पता करेंगे बाय मेजरिंग द क्रोनेक्सी थ्रू क्रोनेक्सीमीटर। नर्व फाइबर हैज अ लो थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन। ये बात और याद रखनी है आपको कि जो नर्व फाइबर होता है उसको लिए लो थ्रेशोल्ड होता है फॉर एक्साइटेशन। मतलब बहुत लो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो बहुत मिनिमम से अमाउंट से ही एक्साइटेड हो जाता है नर्व फाइबर इन कंपैरिजन टू मसल सेल। इसके बाद बात करते हैं क्या क्या रेस्पॉन्सेज होते हैं जब भी हम किसी नर्व का एक्साइटेबिलिटी चेक करते हैं। तो कोई भी नर्व फाइबर है जब वो स्टिमुलेटेड होता है तो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस। ठीक है, बेस्ड ऑन द किस बात पर बेस करेंगे? किस तरीके का स्टिमुलस है, इस बेसिस पर रेस्पॉन्स दो तरीके के होंगे। पहला होता है आपका एक्शन पोटेंशियल, या जिसको हम बोलते हैं जनरली नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन अ नर्व फाइबर व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलस विद एडिकेट स्ट्रेंथ। मैंने क्या बोला? एडिकेट मतलब मिनिमम अमाउंट का स्ट्रेंथ तो चाहिएगा ही स्टिमुलस देने के लिए। ठीक है, और वो इतना एडिकेट होना चाहिए कि उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल जनरेट होगा कंडक्ट करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो एडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस necessary for producing the action potential in a nerve fiber is known as threshold or minimal stimulus। तो इसी को हम मिनिमम स्टिमुलस या मिनिमल स्टिमुलस या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, जो कि एक एडिकेट स्ट्रेंथ का होना चाहिए। इसीलिए एक्शन पोटेंशियल इज प्रोपेगेटेड। प्रोपेगेटेड का मतलब मान लीजिए ये एक नर्व फाइबर है, तो ये इस पर ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस पर ट्रेवल प्रोपेगेट करेगा। क्लियर?
दूसरा टाइप का जो पोटेंशियल था उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल। ये कब होगा? जब स्टिमुलस सबलिमिनल स्ट्रेंथ का होगा, ठीक है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो व्हेन द स्टिमुलस विद सम लिमिनल, है ना, सब लिमिनल का मतलब जो मिनिमम है उससे भी कम, ओनली इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल डेवलप एंड द एक्शन पोटेंशियल डज नॉट डेवलप। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल यानी चार्जेस में तो चेंजेस आएंगे, लेकिन वो ट्रेवल करेगा या नहीं, यानी प्रोपिगेट करेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल डू नॉट प्रोपिगेट, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, लोकलाइज रहते हैं, इसीलिए उसको लोकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और टर्म आता है स्टिमुलेशन के, उसको बोलते हैं कैथ इलेक्ट्रॉनिक्स और एन इलेक्ट्रॉनिक्स पोटेंशियल। क्या है? कैथ इलेक्ट्रॉनिक एंड एन इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। समझते हैं क्या है ये। तो देखिए होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डिवाइस से कैलकुलेट करते हैं, while recording the electric potential in a nerve fiber, two electrodes namely cathode and anode are used। तो हमें जब भी कहीं पर करंट चेक करना होता है तो हमें दो पॉइंट लगाने होते हैं, कैथोड और एनोड। पोटेंशियल चेंज दैट प्रोड्यूस इन अ कैथोड, कैथोड वाले टर्मिनल पर जो भी पोटेंशियल चेंज देखने को मिलता है उसको हम कैथ इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल बोलते हैं, जबकि एनोड वाले पर जो डेवलप होगा उसको हम एन इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ओनली कैथ इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कौन से वाले इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में कैथ इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कि एन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी एक टर्म कभी कभी बुक्स में आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक अब बात करते हैं सबसे पहले हम एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स की, यानी हमने दो टॉपिक पढ़े, एक्शन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल में तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल पढ़ा था, उसमें वो नॉन प्रोपिगेट है, जबकि एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स प्रोपिगेट होता है। तो पहले हम सारी प्रॉपर्टीज एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक्शन पोटेंशियल क्या है। तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व इज सिमिलर टू मसल, जैसा हम मसल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये पहला डिफरेंस तो यही है कि एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट्स इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर में स्टार्ट होगा एक्शन पोटेंशियल और पूरी नर्व में ट्रेवल करेगा। क्लियर? अगर देखिए हमने क्या कहा, नर्व फाइबर और स्केलेटल मसल फाइबर की एक्शन पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज को हम कंप्यूट करें, एक दूसरे से कंपेयर करें, तो देखेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है नर्व का, -70 मिली वोल्ट, जबकि स्केलेटल मसल का होता है -90 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये इससे कम है, तो वैसे भी लिखा था कि थ्रेशोल्ड इसके लिए लो थ्रेशोल्ड होता है एक्शन, किसके लिए? नर्व के लिए। दूसरा है फायरिंग लेवल। फायरिंग लेवल का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, एकदम से वो स्टिमुलस अपने मैक्सिमम फॉर्म में जो आएगा उसको बोलेंगे फायरिंग लेवल। ये कितना है? -55 मिली वोल्ट, और इसका होता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन पॉजिटिविटी कितनी आ सकती है? मैक्सिमम -35 मिली वोल्ट, और इसमें कितनी आ सकती है? -55 मिली वोल्ट। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक टॉपिक समझना था कि स्टिमुलस, मान लीजिए ये जो है ये एक लेवल है जो अचीव हुआ है। क्लियर? ये जो लाइन है जो मैंने बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टिमुलस दिया गया, फिर उसने रिस्पॉन्स दिखाया, फिर फायरिंग लेवल अचीव हुई, और उसके बाद ओवर शूट हुआ। कहाँ तक शूट हुआ? 35 तक, +35 तक शूट हुआ। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा अगर हम इसको वोल्ट मीटर में देखेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर में इसका एक्शन पोटेंशियल को चेक करेंगे, तो कोई भी नर्व इन सारे फेजेस से निकलती है। सबसे पहले हम उसे स्टिमुलस देंगे या रेस्टिंग फेज जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद फायरिंग फेज आएगा,
फिर डीपोलराइजेशन या ओवरशूट आएगा, इसके बाद आफ्टर डीपोलराइजेशन के बाद हाइपर डीपोलराइजेशन आएगा और फिर से ये पोलराइज स्टेट पर आ जाएगी। तो ये रेड लाइन क्या दिखा रही है? पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट? रेस्टिंग स्टेट ऑफ द नर्व फाइबर। अब इसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो सारे के सारे क्या है? एक तरीके से करंट प्रोडक्शन। क्लियर? चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लीजिए -70 मिलीवोल्ट ले रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पर सोडियम पोटेशियम चैनल का एक इक्विलिब्रियम रहता है, लेकिन जब आप स्टिमुलस देंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने स्टिमुलस दिया तो इसको बोलेंगे फायरिंग पॉइंट। ठीक है, फायरिंग पॉइंट के बाद एकदम से होगा ओवरशूट। ठीक है, इसको बोलेंगे ओवरशूट। फिर ये दोबारा से रेस्टिंग फेज में आके रीपोलराइज होगा। रीपोलराइजेशन के बाद थोड़ी देर तक हाइपर पोलराइजेशन रहेगा और फाइनली दोबारा से इसको क्या किया जाएगा? दोबारा से पोलराइज स्टेट में लाया जाएगा। ठीक है, पोलराइज स्टेट में लाने का काम किसका होता है? सोडियम पोटेशियम पंप का। क्लियर? अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल क्या है। तो लोकल पोटेंशियल की पहली प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं कि ये नॉन प्रोपेगेटेड लोकल रिस्पॉन्स होता है, जो किस लेवल का होता है? सब लिमिनल स्टिमुलस के बेसिस पर। नॉन प्रोपेगेटेड लोकल रिस्पॉन्स है ना, इन रेस्पॉन्स टू सब लिमिनल स्टिमुलस। तो सब लिमिनल बोल दो या सब थ्रेशोल्ड बोल दो, यानी जितना रिक्वायर्ड है उससे कम। तो हमने देखा कि सब लिमिनल और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डज नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक्शन पोटेंशियल यानी मूवमेंट कराए वो नहीं होगा। मतलब इसका क्या है? बट इट ऑल्टर्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड प्रोड्यूस स्लाइट डीपोलराइजेशन ऑफ अबाउट 70 millivolt. This slight depolarized state is called electronic potential. मतलब पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज, पोलराइज का मतलब क्या है? पोलराइज का मतलब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी, उससे डीपोलराइजेशन में आना, है ना, यानी इक्विलिब्रियम का बिगड़ना। उसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। क्लियर? The firing level is reached only if depolarization occurs up to 15 millivolt, then action potential can develop. तो हमने अभी देखा भी कि -70 मिलीवोल्ट से जब वो -55 मिलीवोल्ट पर आ रहा था तो फायरिंग स्टेट आ रही थी, और -55 से +35 तक गया था तो उसको डीपोलराइजेशन बोला गया। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल का मतलब धीरे 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 धीरे, एक साथ नहीं। ठीक, ग्रेडेड। एक स्टिमुलस गया, दूसरा गया, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस जाना चाहिए, तभी वो ट्रेवल कर पाएगा या प्रोपेगेट हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल की दो मेन प्रॉपर्टी कौन सी है? पहला तो ये नॉन प्रोपेगेटेड है, और दूसरा नॉन प्रोपेगेटेड होने की वजह से इट डज नॉट ओबे द ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ का मतलब क्या है? कि जब आप स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे एवरी टाइम, है ना, तो ये एक्शन पोटेंशियल में फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकता है जब भी ये -15 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगा। तो इफ द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज इंक्रीज ग्रेजुअली एवरी टाइम, देयर इज इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड till the firing level is reached, that is 15 millivolt. आपने एक स्टिमुलस दिया इतना, दूसरा दिया इतना, तीसरा दिया, चौथा, और एक, तो ये फोर्थ वाला जो है ये मिनिमम स्टिमुलस है। ठीक है, इतना तो पहुंचना ही है, तो ये ग्रेजुअली आप जा सकते हो। ठीक है, इसलिए इट डज नॉट फॉलो द ऑल और नन लॉ। जबकि एक्शन पोटेंशियल फाइबर वाले कैसे होते हैं? या तो वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। अब एक वर्ड आता है वोल्टेज क्लैंपिंग। वोल्टेज क्लैंपिंग का मतलब क्या है? वोल्टेज क्लैंपिंग, क्लैंपिंग क्यों करते हैं हम? किसी चीज पर क्लैंप क्यों लगाते हैं? उसको एक जगह पे फिक्स करने के लिए। तो अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है और मुझे उसकी वैल्यूज को फिक्स रखना है, तो मुझे उसके चार्जेस को फिक्स वैल्यू पे ले जाना होगा। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? वोल्टेज क्लैंपिंग मेथड का। तो वोल्टेज क्लैंपिंग रेफर्स टू एन एक्सपेरिमेंटल मेथड that uses the electrode to alter
एंड कंट्रोल द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, पहली बात। ठीक है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। इट इज मॉडिफाइड पैच क्लैंप टेक्निक अप्लाइड टू नर्व फाइबर। तो अलग अलग टिश्यूज के लिए हम अलग अलग तरीके का क्लैंपिंग मेथड यूज करते हैं, और यहाँ पर जो हम नर्व फाइबर के केस में यूज कर रहे हैं उसका नाम है मॉडिफाइड पैच क्लैंप टेक्निक। ठीक है, इसका काम क्या है? तो बेसिकली ये जो वोल्टेज क्लैंपिंग टेक्निक है ये यूज होती है किसमें? टू मेजर द आयनिक करंट, है ना, आयंस पे बेस, सोडियम पोटेशियम के मूवमेंट पर बेस जो करंट मेम्ब्रेन में ट्रेवल करता है नर्व फाइबर की, बाय फिक्सिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट डिजायर्ड वोल्टेज। तो हम उससे एक डिजायर्ड वोल्टेज, जो भी हमारे एक्सपेरिमेंटेशन का डिजायर्ड रिजल्ट लेना है हमें, उस हिसाब से उसको फिक्स करने के काम हम इसको लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है? तो नॉर्मली वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बेसिकली, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आयन मूव करते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, normally the voltage gated ion channels open and close in response to positive or negative charge within the cell। ठीक है, हमेशा नेट चार्ज सेल के अंदर कितना होगा, नर्व फाइबर के अंदर नेगेटिव, जबकि बाहर क्या होता है, पॉजिटिव। बाहर पॉजिटिविटी का रीजन सोडियम आयन, अंदर नेगेटिविटी का रीजन प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह। क्लियर? ये मेन रीजन है, इसके अलावा और भी है, एटीपी से निकलने वाला फॉस्फेट्स, ये सब उसको नेगेटिविटी के लिए हेल्प करते हैं। In order to understand the movement of ions across the membrane, जिसको मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, आयन फ्लक्स, इट वुड बी नेसेसरी टू एलिमिनेट द अदर वेरिएबल्स, द डिफरेंस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अगर मुझे दोनों तरफ आयंस की वैल्यूज को चेक करना है, तो मुझे दोनों के बीच में मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर, उन दोनों को ही चेक करना होगा। इसके दो रीजन हैं। दो रीजन क्या है इसके? इसके दो रीजन देखते हैं। पहला तो ये कि बोथ द आयन फ्लक्स एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर इंटर रिलेटेड, यानी जब तक आयन मूव नहीं करेंगे या फिक्स रहेंगे, ये दोनों ही बातें मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक, द डिफरेंसेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल वुड लीड टू द डिफरेंसेस इन द आयन फ्लक्स। तो आयन फ्लक्स यानी आयंस का मूवमेंट, फ्लक्स मतलब मूवमेंट मान लीजिए इसको, तो मूवमेंट और मेम्ब्रेन का पोटेंशियल इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, सो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज फिक्स्ड और clamped at a specific level by using voltage clamp. It allow study of the ion flux through ionic channel at specific membrane potential। ठीक है, तो अगर हमें ये स्टडी करनी है कि आयनिक चैनल से आयंस कैसे कैसे मूव करते हैं, इसके लिए हमें वोल्टेज क्लैंपिंग मेथड को यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होंगे? तो इसमें बेसिकली 3 इक्विपमेंट यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर, एक होता है करंट जनरेटर, और तीसरा होता है आपका फीडबैक एम्पलीफायर। रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर का काम क्या है? तो बेसिकली रिकॉर्डिंग का काम ही यही है, इट मेजर्स द वोल्टेज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो टू recording electrode, namely extracellular electrode and intercellular electrode are connected to the amplifier। तो मान लीजिए ये एक डिवाइस है एम्पलीफायर, इससे एक इलेक्ट्रोड ये निकला, एक इलेक्ट्रोड ये निकला, और ये एक नर्व फाइबर है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड सेल के बाहर लगा दिया मैंने और एक सेल के अंदर लगा दिया, और मान लीजिए ये न्यूरॉन है, तो दो जगह क्लैंपिंग लगा दी, इसको बोल दिया रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर। ये रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर से इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ? फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, और इससे फिर इंफॉर्मेशन किसके पास आएगी? करंट जनरेटर और सिग्नल जनरेटर। ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर नर्व के पास आएगी, तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोड is placed on outer surface of the nerve fiber and intracellular electrodes are inserted in the nerve fiber। देखिए, तो रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर ये जो डिवाइस है, इसको भी अभी हम देखेंगे। फिर आता है करंट जनरेटर की बात। तो करंट जनरेटर इज यूज टू कंट्रोल द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये कौन से को? ये आरएमपी को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन को
कैलकुलेट करता है ना, या कंट्रोल करता है, ये बोल सकते हैं। The current signal generated by this instrument are passed into the nerve fiber through current electrode। तो यहाँ से करंट जो जाएगा वो पहले नर्व फाइबर पे जाएगा और उसको कैलकुलेट करेगा रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर। इसके बाद फीडबैक एम्पलीफायर का काम क्या करेगा? फीडबैक एम्पलीफायर टेक इनपुट्स फ्रॉम recording amplifier and current generator and accordingly modify the current signal that are sent to the nerve fiber, और ये उसी हिसाब से उसको मॉड्यूलेट करता रहेगा। Thus by voltage clamping it is possible to maintain the constant membrane potential at desired voltage। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम ये क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करा सकते हैं अपने डिजायर्ड वोल्टेज पर। जनरली नर्व फाइबर्स कैसे यूज हुए वोल्टेज क्लैंपिंग के एक्सपेरिमेंट में? तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटेशन इसके किए गए वो किस पे किए गए? स्क्विड या लॉलीगो, जो किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का का। किसका? मोलस्का। मोलस्का क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट। स्क्विड बहुत बड़े साइज का इनवर्टिब्रेट होता है, तो इस पर आसानी से टेस्ट हो सके। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन छोटे मोटे न्यूरॉन्स स्मॉल मैमल्स पे किया गया और लेटेस्ट है ह्यूमंस पर। तो nowadays the tests are done on the human nerve fiber obtained from surgical process। तो सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू हम नर्व फाइबर को निकालते हैं बॉडी से, फिर उसको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया गया ह्यूमन के केस में। क्लियर? चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा था इस डिवाइस में 3 पार्ट थे। नंबर 1 था रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर, नंबर 2 था करंट जनरेटर, नंबर 3 था फीडबैक। अब आप देखेंगे कि एक्सोन के अंदर और बाहर दोनों तरफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, और इधर करंट जनरेटर से इसको करंट मिल रहा है। ठीक है, इस करंट को यहाँ पर कैलकुलेट करेगा कौन? रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर, और ये इन्फॉर्मेशन किसको देगा? फीडबैक एम्पलीफायर। तो जब फीडबैक जैसा आएगा, ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके बेसिस पर ये अपने आगे वाले करंट जनरेटर को भी बताएगा कि उसको कितना वर्क करना है, करंट कितना जनरेट करना है। तो करंट जनरेट होते समय इसको एक फीडबैक देगा और एक इंफॉर्मेशन होते समय फीडबैक देगा कि मैं इतना करंट आगे सप्लाई करने वाला हूँ, ये फीडबैक भी देगा। और जो कमांड इसने दी फीडबैक एम्पलीफायर ने करंट जनरेटर को, उसको भी फॉलो करेगा। तो ये एक डिवाइस होती है जो बेसिकली इस काम आती है। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है कंडक्टिविटी। अब हमने देखा कि नर्व इम्पल्स जो जनरेट हुई है वो एक्शन पोटेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्शन पोटेंशियल है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू द अदर एरिया। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आज ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर एज नर्व इम्पल्स। तो एक्शन पोटेंशियल बोल दो या नर्व इम्पल्स बोल दो, बात बराबर ही है। नॉर्मली अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसफर थ्रू द नर्व फाइबर इन ओनली वन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर यूनिडायरेक्शनल है। जबकि कंडीशन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि व्हेन द नर्व इज स्टिमुलेटेड द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल थ्रू द नर्व फाइबर इन ईदर डायरेक्शन। ये कहाँ देखा हमने? एक्सपेरिमेंटेशन पर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इट इज यूनिडायरेक्शनल। क्लियर? इट इज यूनिडायरेक्शनल। मैकेनिज्म क्या रहेगा कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का? तो सबसे पहले जहां पर हमने स्टिमुलस दिया साइट ऑफ स्टिमुलेशन पर डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ये डीपोलराइजेशन अपने नेबरिंग एरिया में ट्रेवल करके जाएगा और वहां पर भी डीपोलराइजेशन करा देगा। फाइनली डीपोलराइजेशन के बाद जो लास्ट स्टेप होगा होगा रिपोलराइजेशन। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो डीपोलराइजेशन occurs first at the site of stimulation in nerve fiber। क्लियर? जहाँ पर भी हमने स्टिमुलस दिया उसके बाद ये नेबरिंग एरियाज में भी डिपोलराइजेशन कराएगा, और या कह सकते हैं आप कि ये डिपोलराइजेशन ट्रेवल करेगा। और लास्ट है डिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन जो है, साल्टेटरी कंडक्शन इज द फॉर्म ऑफ कंडक्शन इन नर्व इम्पल्स इन विच इम्पल्स जंप फ्रॉम वन नोड टू द अनदर।
आपको पता है साल्टेटरी कंडक्शन हमेशा माइलिनेटेड फाइबर में होगा, यानी मान लीजिए ये नर्व फाइबर है और इस पे माइलिन शीथ लगी हुई है, तो जहाँ जहाँ माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो यहाँ जो भी ट्रेवलिंग होगी वो नोड्स ऑफ रेनवियर से लेकर नोड्स ऑफ रेनवियर तक ही होगी। क्लियर? इस तरीके से ये जंपिंग होगी। ठीक है, जंपिंग का मतलब ही है साल्टेशन। तो साल्टेटरी कंडक्शन का फायदा क्या है? फिर साल्टेटरी कंडक्शन का फायदा ये है कि एक तो ये है कि it is approximately 50 times faster than the non-myelinated fiber because the action potential jump from one nodes of Renvier to the another nodes of Renvier, जबकि नॉर्मल वाला जो है वो पूरे एंटायर फाइबर पर ट्रेवल करता है। इसको हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। देखिए ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करेंगे, तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन पर जो चार्जेस हैं वो कितना धीमे धीमे चल रहा है, जबकि अगर माइलिनेटेड पे अगर आप देखेंगे तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर पर यही जो चार्जेस है वो काफी स्पीड में चल रहे थे। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ साल्टेटरी कंडक्शन की बात करें तो माइलिन शीथ इज नॉट परमिएबल टू आयंस, so the entry of sodium from extracellular fluid into the nerve fibers occurs only into the nodes of Renvier, whereas myelin sheath is absent. तो ये होता क्यों है इसका मैकेनिज्म? सबसे पहली बात तो ये कि माइलिन शीथ जो है वो परमिएबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट कॉजेज डीपोलराइजेशन इन द नोड्स एंड नॉट इन द इंटरनोड्स। क्लियर? यानी इंटरनोड वाली जगह पर क्या है? माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ पे तो आयंस का मूवमेंट हो नहीं सकता, तो डीपोलराइजेशन कहाँ पर होगा? केवल नोड्स वाले लोकेशन पर। Thus depolarization occurs at successive nodes, so the action potential jump from one nodes of Renvier to the another. Hence it is also called saltatory conduction, और saltier का मतलब होता है jumping। इसके बाद एक टर्म आएगा नर्वस फिजियोलॉजी में, रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? तो इट इज द पीरियड एट विच द नर्व डज नॉट गिव एनी रेस्पॉन्स। सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन मतलब डज नॉट गिव एनी रेस्पॉन्स। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड दो तरीके का हो सकता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब ये है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द नर्व डज नॉट शो एनी रेस्पॉन्स, डज नॉट शो एनी रेस्पॉन्स एट ऑल। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब एट ऑल, नो रेस्पॉन्स एट ऑल, कोई भी स्ट्रेंथ हो आपके स्टिमुलस की कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थ्रेशोल्ड से कितनी भी ज्यादा हो लेकिन वो रेस्पॉन्स करेगा ही नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड करस्पॉन्ड टू द पीरियड फ्रॉम द टाइम when firing level is reached till the time when 1/3 of repolarization is completed। ठीक है, जब तक रिपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, वो भी कितना, एटलीस्ट 1/3, तब तक ये दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा नर्व फाइबर। यानी वो कौन से टाइम पीरियड में है? वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में। दूसरा टर्म होता है यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या है? इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच नर्व फाइबर्स शो रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स शो करेगा। रिलेटिव का मतलब रिस्पॉन्स, रिलेटिव का मतलब response if the strength of stimulus is increased to maximum। Clear? It extend from rest of the repolarization period। तो यानी 1/3 तो हमने यहाँ पे, यानी 2/3 पीरियड जो है, 2/3 पीरियड में ये पॉसिबल है। क्लियर? ये बात हो गई हमारी रिफ्रैक्टरी पीरियड की। अब एक टर्म आता है समेशन। समेशन का मतलब क्या है? When a subliminal stimulus is applied, it does not produce any response in the nerve fiber because subliminal stimulus is very weak. However, if two or more subliminal stimuli are applied within a short interval of time, that is 0.5 millisecond, the response is stimulated। यानी मान लीजिए 2 मिली वोल्ट है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना, और अगला भी मैंने जल्दी से 2 मिली वोल्ट दे दिया, और दोनों के बीच टाइम पीरियड कितना है? 0.5 मिली वोल्ट। तो ये टोटल कितना हो गया? 4 मिली वोल्ट। राइट, इसको सम हो गई ना दोनों की वैल्यू, तो ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल ये नहीं कर सकता। It is because the subliminal stimuli are summed up together to become the strong enough to produce the response।
दिस फिनोमेना ऑफ कॉल्ड समेशन, इसी को बोला जाता है हम समेशन। तो ये भी नर्व की एक प्रॉपर्टी है, नर्व फाइबर शो समेशन। दूसरा है एडप्टेशन। एडप्टेशन का मतलब ये है कि वाइल स्टिमुलेटिंग अ नर्व फाइबर कंटिन्यूसली, जब आप उसको कंटिन्यूसली एक्साइट करते रहते हो, ठीक है, कंटिन्यूसली एक्साइट करते रहोगे, तो द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर इज ग्रेटर इन द बिगिनिंग। शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा होगी, लेटर धीरे धीरे इसका रिस्पॉन्स कम होता चला जाएगा। एंड फाइनली द नर्व फाइबर डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स एट ऑल, यानी धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है। तो दिस आदत को कहते हैं हम एडप्टेशन या एकोमोडेट, ठीक है। यानी जैसे हमारा किसी चीज़ गर्म चीज़ से हाथ लगे, हम एकदम से हाथ पीछे हटा लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें लगता है हाँ ठीक है हल्का गर्म है, हम इस पेन को आराम से सहन कर सकते हैं, तो हम उसको टच करके रखेंगे। और वही नर्व फाइबर, इसका मतलब हमारे नर्व फाइबर क्या हो गए, एडेप्टेड हो गए। एडेप्टेशन का कॉज क्या है, तो कॉज ये है कि जब कंटिन्यूसली अडॉप्ट होता रहता है तो डिपोलराइजेशन अकर्स कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूस डिपोलराइजेशन इनएक्टिवेट द सोडियम पंप, है ना। डिपोलराइज करने तो ये सोडियम पंप को इनएक्टिवेट कर देगा और इंक्रीज द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, यानी पोटेशियम आयन बाहर जाते रहेंगे, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन बन जाएगी। एक वर्ड होता है इनफेटिगेबिलिटी, है ना। इनफेटिगेबिलिटी का मतलब है कि नर्व फाइबर कैन नॉट बी फटिग। जैसे मसल के बारे में था, वो थक जाती थी, है ना, मसल सेल वो भी एक्साइटेबल था, लेकिन वो मसल का एक प्रॉपर्टी थी, वो थक जाती थी। लेकिन नर्व फाइबर कैन नॉट बी फटिग इवन इफ स्टिमुलेटेड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये है कि नर्व फाइबर कंडक्ट ओनली वन एक्शन पोटेंशियल एट अ टाइम। एक ही एक्शन पोटेंशियल जब तक पूरे में ट्रेवल नहीं कर जाएगा तब तक नेक्स्ट नहीं बनेगा। एट दैट टाइम इट कंप्लीटली रिफ्रैक्टरी, अभी हमने पढ़ा ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो इट डज नॉट कंडक्ट एनी अदर एक्शन पोटेंशियल। तो उस टाइम पर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड शो करेगा, ठीक है, रिलेटिव नहीं करेगा। रिलेटिव में तो पॉसिबल था लेकिन इसमें नहीं है, ठीक। लास्ट हमारी एक और प्रॉपर्टी है जो डिस्कस करनी है, ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ का सीधा सीधा मतलब है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नर्व इज स्टिमुलेटेड बाय द स्टिमुलस, जब भी आप किसी नर्व को स्टिमुलेट करोगे तो या तो इसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स देगी या रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देगी, लेकिन बीच का रास्ता नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना है, या तो रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, ऑल और नन लॉ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।